हेलो एवरीवन। हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरो के चैप्टर को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी में से एक टॉपिक था फ्रेडरिक सरियो के पेंटिंग से रिगार्डिंग, कि फ्रेडरिक सरियो ने किस तरीके से अपने पेंटिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है, क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पॉइंट को डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एक छोटा सा क्लास 9 के शॉर्ट स्टोरीज के फॉर्म में कि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन 1789 में जो स्टार्ट हुआ था, उस रिवॉल्यूशन के बारे में कि किस तरीके से उस रिवॉल्यूशन ने पूरे यूरोप के अंदर एक तरीके से अलग तरीके की एक रिवॉल्यूशन लाने का काम किया। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की, लेकिन लुइस 16 और मैरी एंटोनेटी के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कवर किया। फ्रेंच सोसाइटीज के बारे में डिस्कवर किया कि किस तरीके से 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी रिवॉल्व हो रही थी, ये किस तरीके के प्रॉब्लम फेस किए जा रहे थे ड्यूरिंग 18वीं सेंचुरी। हम लोगों ने ये भी देखा कि स्टेट जनरल असेंबली क्यों बुलाई जाती है, क्या होता है। स्टेट जनरल की वजह से नेशनल असेंबली का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है और ये किस तरीके से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की नींव रखती है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कौन कौन से राइट्स दिए जाते हैं टू द पीपल ऑफ फ्रांस। हमने देखा कि जब राइट्स दिए जाते हैं आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसमें से एक राइट ये भी था दैट द पीपल कैन मेक देयर ओन पॉलिटिकल पार्टीज, और जिसकी वजह से जैकोबियन क्लब्स के मेंबर्स का फॉर्मेशन होता है। जब जैकोबियन क्लब्स के मेंबर्स का फॉर्मेशन होता है, इसी क्लब को एक ज्वाइन करता है एक पर्सन जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर विद इन अ वेरी फ्यू टाइम्स वो क्या करता है, जैकोबियन क्लब्स का बहुत ही पॉपुलर लीडर बन जाता है और 1793 से लेकर के 1794 तक लीड करता है और गवर्नमेंट भी चलाता है फ्रांस के अंदर। लेकिन इसके इस पीरियड ऑफ टाइम को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, और वो इस वजह से जाना जाता है क्योंकि वो बहुत सारे गलत काम किए थे। गलत कामों मतलब इन द सेंस कि वो अपने ही लोगों को प्लस जो भी उसके खिलाफ जाता था उसको जिलेटिनाइज करा दिया जाता था। इसके अलावा जब यहाँ पे इसकी पावर कमजोर हुई तो वहाँ पे फ्रांस के डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस का नियम आया, मतलब कि नए लोग पावर में आए। बेसिकली ये लोग अमीर लोग थे और ये लोग चाहते थे कि हमारा जो कारोबार है वो अच्छे से चले, तो डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस होता है। इसमें क्या होता है कि जो असेंबली चुन करके आती है उनमें से क्या होता है 5 मेंबर्स चूज किए जाते हैं और ये 5 मेंबर डायरेक्टरी रूल्स कराते हैं जो एक दूसरे को चेक बैलेंस करने का काम करते हैं। एक दूसरे से मतलब कि जो चुनी हुई गवर्नमेंट है प्लस ये 5 लोग, ये उनके काम को देख रेख करेंगे, ये इनको काम को देख रेख करेंगे। बट आपस में ही ये दोनों होते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं और उनका फायदा उठाता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट सॉरी ये 1850 लिखा है, 1815 होगा, ठीक है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट 1804 से लेकर के 1815 तक, जब तक कि बैटल ऑफ वाटरलू नहीं हो जाता है तब तक ये क्या करता है, रूल करता है। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा, आगे की जो कहानी है वो हमारी निकल करके सामने आएगी। ठीक है ना। उससे पहले हम कुछ छोटी मोटी जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिगार्डिंग कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट क्या होता है, तो मॉडर्न स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो सॉवरेन होता है। अब ये सॉवरेन क्या होता है, सॉवरेन क्या होता है, सॉवरेनिटी मतलब होता है कि नो अदर स्टेट विल बी इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ एनी अदर कंट्री। जैसे इंडिया, हमारा जो इंडिया है वो एक सॉवरेन नेशन है, मतलब कोई और देश हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी आपने देखा था जब 370 स्क्रैप किया गया था, या कोई भी इंटरनल मैटर हो, जब कोई विदेशी बोलता है तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे कोई भी हो, वो एक सुर में बोलते हैं कि ये हमारे देश का मसला है, we do not need to interfere in these kind of the matter which is regarding to our own country। ठीक है, तो सॉवरेन देश होता है। तो मॉडर्न स्टेट क्या होता है, ए स्टेट इन विच सॉवरेनिटी इज एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रलाइज्ड पावर ओवर ए स्पेसिफिक टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। यानी कि एक मॉडर्न स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो पावर होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब कि किसी एक के हाथ में होता है, मतलब कि उसमें जो पावर होता है किसी एक पर्सन के हाथ में से एक गवर्नमेंट चलाती है। एब्सोल्यूट कह सकते हो आप लोग कि वैसे स्टेट को मॉडर्न स्टेट कहा जाता है। आगे की बात होती है आपके एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की, ये भी आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एब्सोल्यूट गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो पावर क्या होता है किसी एक पर्सन के हाथ में ज्यादा से ज्यादा चली जाती है। जैसे आपका डिक्टेटरशिप, मोनार्की,
ठीक है ना। एब्सोल्यूट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, जो पावर होता है, लिमिटलेस पावर आप कह सकते हैं कि लिमिटलेस पावर किसी एक पर्सन के हाथ में चली जाती है, तो ऐसी गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है ना। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि फ्रांस की कहानी हम लोगों ने देखा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 में हमने पढ़ा और उसकी कहानी को मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया। अब हमारे एग्जाम्स में क्या पूछता है, हमारे एग्जाम में ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा हमारे वहाँ पूछता है कि विच काइंड ऑफ द चेंजेस ऑकर्ड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द सोसाइटी, या फ्रांस या यूरोप, यूरोप के अंदर या फ्रांस के अंदर किस तरीके, क्योंकि हम राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप पढ़े तो यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो क्वेश्चन पूछता है कि किस तरीके के चेंजेस हुए जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसके उसके पूरे के पूरे यूरोप में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। देखिए एग्जाम में आप चाहें तो डायरेक्ट ये सारे पॉइंट जो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 पॉइंट लिखे हुए, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि सारे लोग सेम जैसा लिखेंगे तो नंबर आपको सेम जैसे ही आएंगे, आप कुछ डिफरेंट करिए उनको, तब जा करके आपको नंबर और ज्यादा अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको जो रिवॉल्यूशन हुए तो उसका इम्पैक्ट क्या, उसके चेंजेस किस तरीके से हुए, मैंने उसे क्लासिफाइड कर दिया है। किसने क्लासिफाइड किया, पॉलिटिकल चेंजेस में किस तरीके के पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस किस तरीके के होते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस किस तरीके के होते हैं, मैंने उसे क्लासिफाइड कर दिया है। आप भी चाहे तो एग्जाम में इसे ऐसे ही करके लिखें। ठीक है ना। तो पॉलिटिकल चेंजेस को देखा जाए तो पॉलिटिकल चेंजेस किस तरीके के चेंजेस होते हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल चेंज ये होता है कि पावर जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द कॉमन पीपल। किस तरीके से, आपने देखा कि 1798 में जब फ्रेंच में रिवॉल्यूशन होता है और 1791-2 में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया जाता है, राइट टू वोट का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। भले से वो राइट टू वोट का कॉन्सेप्ट प्रॉपर वे में ना हो, सिर्फ कुछ पर्सन को दिया जाए, तो भले दिया जाए, लेकिन आप देखोगे कि एटलीस्ट दिया तो जाने लगा। मतलब जो राजा होता था, जो हायरार्की सिस्टम था, उसे एबॉलिश करके एक तरीके से कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को चलाया जाने लगा, जिसमें कुछ पीपल को ही सही वोटिंग देने का राइट तो मिला। मतलब पावर का जो ट्रांसफर था अब वो कॉमन पीपल के हाथ में चला गया। अब राजा नहीं डिसाइड करता था कि अगला राजा कौन बनेगा, बल्कि जनता डिसाइड करती थी। ठीक है ना। चेंजेस इन देयर नेशनल फ्लैग, उनके नेशनल फ्लैग में चेंजेस हो गए थे। मैंने इसका पिक सोचा था यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा बट हो नहीं पाया। ठीक है ना। तो चेंजेस इन देयर नेशनल फ्लैग में उसके नेशनल, आप अपनी बुक ओपन करोगे ना तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उनके नेशनल फ्लैग में चेंजेस देखने को मिलते हैं। सोशल चेंजेस में अगर बात किया जाए तो सोशल चेंज में सबसे बड़ा चेंज ये था कि फ्रांस को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है ना। एक नेशनल एंथम बनाया गया था। अब आपको मुझे बताना, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि हु रोट दैट नेशनल एंथम एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट नेशनल एंथम। ठीक है ना। जिसे आज भी वही नेशनल एंथम, अब देखो जब फुटबॉल वगैरह का मैच होता है तो वही नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो नेशनल एंथम किसने लिखा था और उस नेशनल एंथम का नाम क्या है फ्रांस के। ठीक है ना। इकोनॉमिकल चेंजेस की बात किया जाए तो जो कस्टम ड्यूटीज मतलब क्या होता है कि सामान को जब एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेकर के जाते हो सेल करने के लिए, तो जिस जगह पे आप बेचते हो तो बीच में उससे आपको क्या लिया जाता है, पैसे टैक्स के फॉर्म में लिए जाते हैं, उसे बोला जाता है कस्टम्स। ठीक है ना। तो अबॉलिश कर दिया, मतलब इफ यू वांट टू सेल योर कमोडिटीज फ्रॉम योर पेरेंटिंग लैंड, किसी दूसरी जगह पे जाकर बेच रहे हो तो उसकी वजह से आपको कुछ टैक्स पे करना होता था। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन वालों को ये घाटा हो रहा था, तो उन लोगों ने डिमांड करी तो अबॉलिश कर दिया गया कस्टम ड्यूटीज को। इसके अलावा क्या किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स हैज बीन एडॉप्टेड। मतलब कि पूरे यूरोप के अंदर यूनिफॉर्म मेजर्स के तरीके, पहले क्या होता था कहीं पे कोई और सिस्टम चल रहा है और सिस्टम से मतलब सपोज कर लीजिए कि कहीं पे आपको चल रहा है बार्टर सिस्टम चल रहा है, कहीं पे क्या चल रहा है कि इतने के बदले आपको ये सामान मिल जा रहा है, या फिर किसी को मेजर करने के लिए पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है। तो अलग अलग फ्रांस के अलग अलग यूरोप के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के वेटेज सिस्टम थे, जिसे अबॉलिश करके यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म सिस्टम को बना दिया गया था। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और वो ये है कि आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द नेपोलियन बोनापार्ट एंड व्हाट वाज एल्स
सिविल कोड या एक्सप्लेन नेपोलियनिक कोड, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चंस कई बार लगातार पूछे गए हैं और आपको सिंपल सा बस आंसर देना है, एक शॉर्ट नोट्स लिख देना है आपको नेपोलियन के बारे में। और ये क्लास 9th में ऑलरेडी मैंने नोट्स बना रखा है, आप उस पर चाहे तो देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। उसके अलावा नेपोलियन कोड के बारे में आपको 4-5 पॉइंट लिख करके आप आराम से 5 नंबर पा सकते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दें क्या क्या चेंजेस किया था नेपोलियन ने। तो नेपोलियन ने क्या किया था, डिफाइन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता था जब व्हेन द मोनार्कियल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश इन द फ्रांस, उस टाइम पे क्या होता था, राजा का कोई रिश्तेदार है उसको वो चोरी कर रहा है, वहीं पे कोई उसको कॉमन पीपल है वो चोरी कर रहा है, तो दोनों को सजाएं क्या होती थी, वो राजा अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर माइंड्स, अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग वो अलग अलग सजाएं देता था। उस समय इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं था। आज क्या है, आज इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है। अगर प्रधानमंत्री भी आपके चोरी कर रहे हैं या कोई कॉमन पीपल चोरी कर रहा है तो दोनों को सेम सजा मिलेगी, ठीक है ना। अगर प्रधानमंत्री आपको मर्डर कर रहे हैं या कोई कॉमन पीपल मर्डर कर रहा है तो सेम सजा मिलेगी, इसे बोला जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके अलावा क्या किया गया था, इम्प्लीमेंटेड राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब कि पहले क्या था, जब आप देखोगे, अच्छा ये प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। जब आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आता है तो ये राइट टू प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर से जब जैकोबियन क्लब आता है तभी भी ये रहता है, लेकिन जब डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस आता है तो ये राइट टू प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसे हटा दिया जाता है। इसका मतलब क्या था कि प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं रहेगी, कॉमन पीपल वगैरह जो रहेंगे वो प्रॉपर्टी को डील नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम मतलब होता है, पहले क्या देखोगे मोनार्कियल पावर में जो राजा होता था, अगर उनका कोई काम कर रहा है कोई पर्सन तो वो क्या करता था, उसको पैसे के बदले न दे करके कुछ जमीन का टुकड़ा दिया करता था, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को बोला गया फ्यूडल सिस्टम। नेपोलियन ने एक बहुत ही अच्छा काम किया और वो उसने जो उसके फ्रांस के पीजेंट्स हैं, फ्रांस के लोगों को जिन्हें स्लेव बना करके रखा गया था, उनको स्लेवरी से हटा दिया था, ठीक है ना। इसके अलावा उसने क्या किया था, रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत ही अच्छा कर दिया था। तो ये सारे उसने काम किए थे, इसे ही नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड बोला गया था, ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू विल लुक द प्रीवियस क्वेश्चंस यू विल फाइंड आउट दैट हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है।